Hi, good evening. How are you all? All right. Hi, Devanshi, Kanika, Nazuk, and Shubpreet. Okay. So we are starting with CPC today. I am sure you all are well aware. So the fact is that I am going to give you a lot of case laws. All the important provisions are going to be marked. All the scheme, जो भी patterns, जो भी याद करने के तरीके होंगे या जो भी short keys होती हैं जैसे, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है. पहले हम आज थोड़ा सा बेस की तरफ जाएंगे, डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे, ओवरव्यू की तरफ जाएंगे. ठीक है. हाँ जी, ठीक है. ओके, सबसे पहले ये ब्लर क्यों है स्क्रीन? आप लोग को प्लीज बता दो, क्लियर दिख रही है स्क्रीन? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म. ये क्या हुआ है? ओके. तो सबसे पहले बात आती है कि सिविल प्रोसीजर कोड हम जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं. ठीक है, हमें सारे के सारे ऑर्डर्स तो याद नहीं करने पड़ेंगे, सारे सेक्शंस भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट होंगे और जो भी मेजरली आते हैं हम उन सबसे डील करेंगे. सबसे पहले बात आ जाती है कि क्या सीपीसी सब्सटैंटिव है कि प्रोसीजरल. इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं. सब्सटैंटिव हम जानते हैं, सब्सटैंटिव ऐसा लॉ है जो सीसीडीडी करता है. सीसीडीडी, सीसीडीडी से मतलब इट क्रिएट्स, कॉन्फर्स, defines and determines. क्रिएट करता है, कॉन्फर करता है, डिफाइन करता है, डिटर्मिन करता है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज को. और प्रोसीजर क्या करता है? प्रोसीजर करता है पीपीएम, प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड मशीनरी. प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड मशीनरी में लाता है प्रोसीजरल लॉ. किसको? जो सब्सटैंटिव लॉज में डिटर्मिन हुआ है, डिफाइन हुआ है या कॉन्फर किया गया है. ठीक है, वो सारी चीजें हमारा आ गया सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ. जब भी बारी आती है सीआरपीसी, सीपीसी, जिनके नाम में प्रोसीजरल है, तुम समझते हैं कि यार ये पक्का प्रोसीजरल लॉज ही है. जब भी कभी प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, जब सीपीसी बोलता है, अब देखो आईपीसी और सीआरपीसी, सपोजिबली आईपीसी इज सब्सटैंटिव, सीआरपीसी इज प्रोसीजरल, वी ऑल नो. सोचो आईपीसी और सीआरपीसी में लड़ाई हो गई है, सब्सटैंटिव लॉ कहता है मैं बढ़ाऊं, प्रोसीजरल कहता है मैं बढ़ाऊं. पेपर में अगर क्वेश्चन दिख जाए कहीं पे, तो उसकी दो तीन चीजें आपको बताने लगी. क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, मेंस में भी और प्री में भी, कि सब्सटैंटिव लॉ ज्यादा महान है कि प्रोसीजरल लॉ महान है. इसके लिए हमारे पास एक केस आता है स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी. State of Punjab versus Shamlal Murari. This is 1976. आपको इसमें नाम क्या रखना है इसका? आपको प्लीज जस्टिस का नाम याद रखना है. दिस जजमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर. जस्टिस कृष्णा अय्यर. हुआ क्या इस केस में? ये केस लैंडमार्क क्यों बन गया? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं, ठीक जा रही है? वो जो टोक देना जहां पे लगे कि फास्ट है. तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कोर्ट करा, कहते हैं
कि देखो प्रोसीजर इज द हैंड मेड ऑफ जस्टिस, ये लाइन हमने बहुत बार सुनी है। प्रोसीजर इज द हैंड मेड ऑफ जस्टिस, हैंडमेड ये वाला नहीं, हैंडमेड ये वाला हैंडमेड, मेड वाला, ठीक है। तो ये बात किसमें बोली गई थी कि प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट द मिस्ट्रेस। प्रोसीजर इज नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन बट एन एड, इट इज नॉट अ टायरेंट बट अ सर्वेंट। ये सारी बातें बोली गई थी इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब से श्यामलाल मुरारी, ठीक है। तो मेंस में जब इसका क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन सिर्फ यही लाइन आती है, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट द मिस्ट्रेस, एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसके आप ये वाला केस का नाम लिखेंगे मेंस में भी, उसके साथ आप कोट करेंगे कि जस्टिस कृष्ण आयर ने और क्या क्या बातें बोली थी, ठीक है। इसके बाद इसके साथ हमारे पास एक और केस होता है सेम चीज का ही, कि अगर प्रोसीजर और सबस्टैंटिव में लड़ाई हो जाए तो कौन बड़ा, हमारे पास है केस अब्दुल हबीब हसन, अब्दुल हबीब हसन वर्सेस, अगर मैं कहूं ये वर्सेस, ये बाद में था वर्सेस, आई एम सॉरी, इट इज, ये वर्सेस है, आगे है सैयद मोहम्मद बकर, ये पीछे है, ठीक है। इट इज सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल हबीब हसन, सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल हबीब हसन। दिस इज 1998 सुप्रीम कोर्ट, 1998 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बोला कि प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज सबसर्विएंट सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू सब्सटैंटिव लॉ। अगर आपको ये कहीं क्वेश्चन दिख जाते हैं तो आप ये दोनों केस लॉज और ये वाली लाइनों को कोट करके आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अप हम जान, तो हमारे को इतनी समझ आ गई कि देखो अगर प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव में लड़ाई हो जाए तो कौन बड़ा है, सब्सटैंटिव बड़ा है। प्रोसीजर को थोड़ा मरोड़ा जा सकता है इन ऑर्डर टू फिट इन द लाइंस ऑफ सब्सटैंटिव, ठीक है। नेक्स्ट अप हमारे पास सवाल आ जाता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड, जिसको मैं सेक्शन 9 में जाके फिर से केटर करूंगी, बट डिफरेंस बिटवीन सिविल प्रोसीडिंग एंड सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल प्रोसीडिंग एंड सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जानते हैं लैंडमार्क जजमेंट है एमएम मार्थोमा वर्सेस पीएमए मेट्रोपॉलिटन, लैंडमार्क है, भूलना नहीं है, एमएम मार्थोमा वर्सेस पीएमए मेट्रोपॉलिटन। दिस इज ईयर टू 1995 सुप्रीम कोर्ट, 1995। तो हुआ क्या इस केस में, इस केस में बोला गया कि यार हर सिविल नेचर जो है एक वाइडर टर्म है और उसका हिस्सा है सिविल प्रोसीडिंग। तो सिविल नेचर इज अ जीनस एंड सिविल प्रोसीडिंग इज अ स्पीशी, ठीक है। और उन्होंने बोला जब सिविल नेचर वर्ड यूज होता है तो नेचर में उसकी सेंस, उसका बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी सारी चीजें भी नेचर में आ जाती हैं। तो सिविल प्रोसीडिंग जब हम वर्ड यूज करते हैं, अगर तो सिविल प्रोसीडिंग अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो हम उसको बाइंड कर देते हैं, हमने बांधना नहीं है, हमने बहुत वाइड स्कोप देना है सीपीसी को। तो जब आप सीपीसी का प्रियम्बल पढ़ोगे वहां पे वर्ड यूज है सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, तो मतलब ये इतनी बड़ी चीजें, ठीक है। मेनली डिफरेंस कुछ नहीं, आप देखो ना, सिविल प्रोसीडिंग is highly restricted to proceedings only, है ना, the purely civil in nature, but some things which might not be purely civil, supposedly religious matter related to religion के साथ वो नहीं, और religious office वाला आपने पढ़ा होगा, offices वाला section 9 की explanation 2 etc, वो सारे civil nature में categorize कर देंगे उन्हें, ठीक है। जैसे कि रेवेन्यू और सिविल का मैटर मिक्स हो गया, ठीक है, सेक्शन 5 के अंदर जाके, I'll tell you later, तो वो वाला मैटर भी बन गया सिविल नेचर का गया। यस, इम्प्रिजनमेंट होती है, सीपी सिविल प्रिजन होता है ना, हाँ जी, ठीक है। यस, हाँ, सिविल नेचर में रखेंगे उसे, नेचर का स्कोप बहुत वाइड है, सिविल प्रोसीडिंग छोटी छोटी रह जाती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप हम आ जाते हैं
कि होता क्या है हम जानते हैं, पहले एक राइट होता है हमारा, हम अगर कोर्स ऑफ एक्शन देखा जाए, पूरा कोर्स क्या है सीपीसी का, तो हम जानते हैं हमारा एक राइट था, राइट हो गया इन्फ्रिंज। राइट इन्फ्रिंज होने के कारण हमें चाहिए अब रेमेडी। हम सेकंड पार्टी के पास गए, दूसरी पार्टी ने हमारा राइट इन्फ्रिंज किया, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके वी आर सीकिंग अ रेमेडी। रेमेडी किस चीज की सीख करने की, भाई हमारा तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है। कॉज ऑफ एक्शन मैं बताऊंगी क्या होता है। हुआ क्या, राइट था, राइट इन्फ्रिंज किया दूसरी पार्टी ने, अब आप कोर्ट में गए हो क्योंकि आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के कारण आप कोर्ट में जाके मांग रहे हो रेमेडी। ठीक है, यू आर सीकिंग अ रिलीफ एंड उसके बाद जजमेंट आ जाएगी, कोर्ट आपको रिलीफ दे देगी, ये बन गया आपका कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अ नॉर्मल सिविल सूट। ठीक है, तो अब बात आ जाती है यार, ये कॉज ऑफ एक्शन वर्ड जो है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। कॉज ऑफ एक्शन देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनमें बोल दिया देखो, कॉज ऑफ एक्शन इज बेसिकली अ बंडल ऑफ राइट्स, ऐसे राइट्स जो आपको कोर्ट में जाने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, ऐसे बंडल ऑफ राइट्स आपको कोर्ट में जाने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके लिए हमारे पास केस है। एक तो बंडल ऑफ राइट्स बोला गया था इसे इन द केस ऑफ ब्लूम डेकोर वर्सेस, इट इज बंडल ऑफ राइट्स बोल रहे, बंडल ऑफ फैक्ट्स, आई एम सो सॉरी, बंडल ऑफ फैक्ट्स बोला गया था इन द केस ऑफ ब्लूम डेकोर लिमिटेड वर्सेस सुभाष देसाई। ब्लूम डेकोर वर्सेस सुभाष देसाई। दिस इज 1994 सुप्रीम कोर्ट। ऐसा बंडल ऑफ फैक्ट्स जो अपने आपको मजबूर करता है और हक देता है कोर्ट में जाने का, वो बन जाते हैं हमारे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन की सबसे पहला केस प्री में आ सकता है कि सबसे पहला केस कॉज ऑफ एक्शन का कौन सा था। द फर्स्ट केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वाज रीड वर्सेस ब्राउन। रीड वर्सेस ब्राउन, ठीक है, ओके, दिस वाज 1888 इंग्लिश केस था, रीड वर्सेस ब्राउन 1888। ठीक है, इसके बाद हम आगे कॉज ऑफ एक्शन की बात, एक इंडिया यहाँ पे 2001 में एक और केस आया हमारे पास, राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला यार कॉज ऑफ एक्शन को दो व्यूज लिए जा सकते हैं। दो व्यूज कौन से, एक है उसका रिस्ट्रिक्टेड व्यू और एक है उसका एनलार्ज्ड व्यू। ये बहुत बेसिक बातें हैं, आप लोग को आती है, सिर्फ मेरा काम है यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, साथ में केस लॉस देना। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कॉज ऑफ एक्शन को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक है उसका रिस्ट्रिक्टेड व्यू, एक है उसका एनलार्ज्ड व्यू। जो एनलार्ज्ड व्यू है इसको हमने चूज करा कि यार कॉज ऑफ एक्शन में ना सारी बिखरी चीजों को भी ले आएंगे, सिर्फ एक चीज में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं रह सकते, इसलिए इस व्यू को, रिस्ट्रिक्टेड व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया था और कॉज ऑफ एक्शन के लिए एनलार्ज व्यू लेने की मांग करी गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक केस आता है हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट सुन लो, हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी में बोला गया था जितने भी क्लेम्स अराइज हो रहे हैं उस सबको एक साथ लेकर आओ, वरना बाद में नहीं आने देंगे, ऑर्डर टू रूल टू, दैट्स इट। जितनी भी चीजें हैं उनको एक साथ लेकर आओ, अगर है एक साथ अराइज हुई तो उनको एक साथ लेकर आओ, ठीक है, बाद में नहीं आने देंगे। कॉज ऑफ एक्शन को लेकर वो बात बोली गई थी सोनिया गांधी वर्सेस हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी में। ठीक है, उसके बाद से बात आ जाती है अगर आपको कहीं दिख जाए, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कहीं दिख जाए कि कॉज ऑफ एक्शन और इंसिडेंट में कोई फर्क है क्या। अब देखो, एक इंसिडेंट से बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकते हैं, ये फर्क है। एक कॉज ऑफ एक्शन के अंदर इंसिडेंट नहीं होते, इंसिडेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन होते हैं, जिससे कि बहुत सारे, एक इंसिडेंट हुआ उससे बहुत सबके अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गए। ठीक है, तो ये फर्क है इनमें। और ये एक राजा शेट्टी वाला केस था, अगर दिख जाए कहीं पे, इफ यू वांट टू राइट छोटा करके आप लिख भी सकते हो, डिफरेंस बिटवीन सिद्धरामप्पा वर्सेस राजा शेट्टी। ठीक है, I am going to write it if you guys want to write it somewhere. Difference between incident and cause of action. It is Sidramappa versus Raja Shetty. Okay. नेक्स्ट आप हमारे पास बात आ जाती है, एक सूट है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सूट। ठीक है, तो सूट क्या चीज है, हम जानते हैं सूट बेसिकली एक लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क है वो तो हर जगह काम आती है, हंसराज गुप्ता केस सारे जानते हैं, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल
liquidators of Dehradun, Mussoorie Electronic Tramways Company Limited. Official liquidators of Dehradun Mussoorie Electronic Tramways Company Limited. The case is of the year 1933 Privy Council. 1933 Privy Council. ये ऐसी जजमेंट है जिसमें एसेंशियल्स ले डाउन किए गए थे ऑफ अ सूट. सूट के एसेंशियल्स क्या है? ठीक है, समझ आ रही है? हैंडराइटिंग बहुत गंदी लिखी है मैंने, बट आ रही है ना? वर्ड पूछ लेना नहीं समझ आएगा तो. ठीक है, देहरादून है या ये क्या है? हाँ, तो हुआ क्या, 4 एसेंशियल्स उन्होंने बोला एक सूट पता करने के लिए क्या ये एक्चुअली सूट है, इसके 4 एसेंशियल्स हैं. वो 4 एसेंशियल्स क्या थे? लेट अस लर्न. सबसे पहला एसेंशियल है कॉज ऑफ एक्शन हो. दूसरा, 2 अपोजिंग पार्टीज हो. थर्ड, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट हो. और फोर्थ था डिमांड फॉर रिलीफ. For a suit to be a suit, we need 4 things. These are cause of action to opposing parties, dispute and demand for relief. नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास. नेक्स्ट चीज आ गई, सूट क्या, ये वाला जो सूट हमने अभी पढ़ा है, does it include appellate proceedings? The answer is yes, it does include. सीपीसी के लिए सूट includes appeal, है ना? हाँ जी, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट. बट इसकी एक्सेप्शन क्या है? 2 clause L ऑफ लिमिटेशन एक्ट. इसकी एक्सेप्शन है 2 clause L ऑफ लिमिटेशन एक्ट. जब हम लिमिटेशन एक्ट का पढ़ रहे थे, 2 clause L आया, वहां पे जाकर हमने पढ़ा सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एन एप्लीकेशन. तो वहां पे दिस वर्क्स, 2 clause L वर्क्स एज एन एक्सेप्शन. इसका केस लॉ था N चेतियर वर्सेस S चेतियर. N चेतियर वर्सेस S चेतियर, 1960 सुप्रीम कोर्ट. ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है सारी इसमें गई है, ये 1960 सुप्रीम कोर्ट. सूट इंक्लूड्स अपील, बट इसकी एक्सेप्शन है 2L ऑफ लिमिटेशन एक्ट. चलें आगे. ठीक है, नेक्स्ट अप हमारे पास आ गया कि क्या सूट, अपील, सूट, एप्लीकेशन और पिटिशन, 3 चीजें हैं. पिटिशन, एप्लीकेशन एंड प्लेंट. सूट क्यों बोल रही हूँ? हाँ, पिटिशन, एप्लीकेशन और प्लेंट, इन तीनों में क्या फर्क है, क्या में कोई सिमिलैरिटी है, एटसेट्रा. तीन चीजें आ गई. एप्लीकेशन हमने माना एप्लीकेशन मीन्स टू अप्लाई. उस एप्लीकेशन पिटिशन का रूप कब ले लेती है? ठीक है, व्हेन यू आर प्रेइंग इन द कोर्ट. जब वही एप्लीकेशन तो आप हर जगह डालते हो, लेकिन वो एप्लीकेशन पिटिशन का रूप कब ले लेती है? व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम द कोर्ट फॉर्मली, दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पिटिशन. ठीक है. एंड प्लेंट क्या होती है? जब एक एप्लीकेशन या जब एक सचो पिटिशन, एक पिटिशन है, मैं एक पिटिशन हूं. अब मैं, जब कुछ रूल्स होंगे मेरे पास, जब मैं उन रूल्स को फॉलो कर लूंगी, रूल्स बताऊंगी क्या है, जब मैं एक पिटिशन इन रूल्स को फॉलो कर लूंगी तो मैं रूप ले लूंगी एक प्लेंट का. ठीक है, वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स हैं ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7. ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7. ठीक है, मैं पिटिशन हूं, वो सॉरी, मैं प्लेंट हूं, पिटिशन हूं, प्लेंट बनना चाहती हूं. तो वो कहता है ठीक है, एक काम करो, इन चारों को फॉलो कर लो, प्लेंट बन जाओ. और ये है क्या? ऑर्डर 1 क्या है? पार्टीज. कौन कौन पार्टी होगी भाई, इसका ध्यान रखेंगे तो हम बन जाएंगे एक प्लेंट, बन सकते हैं, चांसेस बढ़ गए. सेकंड चीज आई कॉजेस ऑफ एक्शन.
अगर कॉजेज ऑफ एक्शन जिस हिसाब से कहे गए हैं उस हिसाब से अगर हमें लाइन अलाइन कर देंगे, तो कॉज ऑफ एक्शन अगर हम अलाइन कर पाएंगे तो हम ऑर्डर 2 को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर 2 को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या बन जाएंगे, हम प्लेंट बन जाएंगे, बन सकते हैं। थर्ड, ऑर्डर 6 लीडिंग्स को लेके जनरल रूल्स ऑफ विद रिगार्ड्स टू प्लीडिंग। ऑर्डर 6, अगर हम ऑर्डर 6 को फॉलो करेंगे तो हम चांसेस हैं कि अब हम प्लेंट बन सकते हैं। 3 को फॉलो कर लिया। 7वां, प्लेंट को लेके जनरल रूल्स। 7 है ऑर्डर 7 प्लेंट को लेके जनरल रूल्स। ये प्लीडिंग से जनरल रूल थे, ये 7 प्लेंट था। तो प्लेंट के लेके रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम प्लेंट बन सकते हैं। तो टेक्निकली एक पिटिशन को प्लेंट बनने के लिए इन रास्तों से गुजरना पड़ता है। अगर वो सक्सेसफुली गुजर जाती है तो वो प्लेंट बन जाती है। ठीक है, अब सवाल आ गया, यार एक तो हमने ऑर्डर 4 नाम की चीज देखी जिसकी शक्ल बिल्कुल सिनोनिमस थी, बिल्कुल सिमिलर थी सेक्शन नंबर 26 से, जो मैं आगे चल के आपको पढ़ कराने वाली हूं। ठीक है, हमने एक चीज देखी है, ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 एक दूसरे की कार्बन कॉपी लगते हैं हम एक टाइम पे। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 26 ने जो बोला कि यार एक काम करो सूट डालने के लिए, कैन यू प्लीज रीड सेक्शन 26 फॉर मी, एनीवन, सेक्शन 26। बस ये देखो, इन्होंने बोला एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। मतलब एक पिटिशन तो बोला ही नहीं गया, इन्होंने वर्ड यूज कर दिया है हर सूट डालने के लिए आपको प्लेंट चाहिए। एंड लास्ट में लिख क्या दिया, एंड एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एनी अदर मैनर में। तो मतलब मेरे मन में एक सवाल आया कि यार क्या इसका मतलब ये हो गया कि प्लेट अगर नहीं है मेरे पास तो क्या सूट नहीं है। फिर हम चले गए एचएमए में देखने। एचएमए में डिवोर्स की पिटिशन डल रही थी, है ना, आरसीआर की पिटिशन डल रही है, सब पिटिशन डल रही हैं। तो मेरे मन में सवाल आया कि यार क्या वो सूट नहीं हुआ। फिर मैंने वर्ड पे फोकस करा, एनी अदर प्रोसीडिंग इन एनी अदर मैनर। ठीक है, एनी अदर मैनर। देखो हमने बोला सूट डालने के लिए प्लेंट चाहिए, प्लेंट अगर नहीं है तो कोई और तरीका भी चल सकता है। वो कोई और तरीका क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल पिटिशन। ठीक है, प्रोबेशन को लेके जब सूट होंगे आप पढ़ेंगे, उसमें हमारा एप्लीकेशन भी बहुत जगह डलती है। फॉर एग्जाम्पल से मैटर्स थे यार, वो क्या कहते हैं, विल को लेके जो मैटर्स बनते हैं, वर्ड होता है प्रोबेट ही होता है ना, प्रोबेशन की बोल रही हूँ, प्रोबेट है ना, प्रोबेट वाले जो मैटर्स होते हैं ना, उनमें उसकी स्टार्टिंग भी इनिशिएशन भी सेक्शन 295 आई थिंक ऑफ सक्सेशन एक्ट। एक सक्सेशन कौन सा एक्ट था यार, हाँ 295 यार, कहीं का तो कुछ था। एनीवे सेक्शंस में अभी मत जाओ, मैं ले जाऊंगी जो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि एप्लीकेशन से भी सूट डल सकता है, पिटिशन से भी सूट डल सकता है। ठीक है, इनका फर्क कहाँ बताया गया था, जो मैंने आपको भी तीनों चीजें बताई हैं। एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन पिटिशन बनती है, पिटिशन फिर प्लेंट बनती है। ये बातें तीनों में फर्क क्या है ये बताया गया था इन द केस ऑफ अजीत देव वर्सेस बेबी देव। अजीत देव वर्सेस बेबी देव, दिस इज 2008 गुवाहाटी हाईकोर्ट, 2008 गुवाहाटी हाईकोर्ट। इससे पहले इसमें तो फर्क बता दिया गया ना तीनों में। इससे पहले हम मानते थे सीपीसी के लिए पिटिशन और एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं है। इससे पहले हम मानते थे कि सीपीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट मानता था कि एप्लीकेशन और पिटिशन में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने, उनके पास केस था फिलिप वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, फिलिप वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इसमें उन्होंने माना कि नो डिफरेंस। ठीक है, 1970s का ही है, पहले पुराना है, इसलिए ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये ओवर रूल होगा ना इससे, इसने फर्क बता दिया ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी मेरे पास केसेस हैं ऐसे के सिमिलर से, मेरे पास नाम नहीं है इस टाइम पे, याद आएगा तो मैं डेफिनेटली दूंगी। ठीक है, आप इतनी चीज याद रखना, इन्होंने बोला सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है, सिनोनिमस है। क्या सिनोनिमस है, एप्लीकेशन और पिटिशन। और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल केस लॉज आए हैं, सर्च फॉर देम, कि इन्होंने बोल दिया कि नहीं यार जी देव वर्सेस बेबी देव को ही अपहेल्ड किया गया। ठीक है, डन यहां तक। इसके बाद आप आ जाइए ओके। आपको मैं हिस्ट्री में कुछ कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिखवाने लगी हूं, डेट्स,
और अमेंडमेंट्स, कौन कौन सी अमेंडमेंट आई है, कौन कौन से साल में आई है, डेट ऑफ असेंट ऑफ गवर्नर जनरल, ये सारा कुछ दिखाने लगी हूँ, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। सीपीसी का डेट ऑफ असेंट क्या है, देख लो, प्रियम्बल के ऊपर लिखी हुई है 21 मार्च 1908। 21 मार्च 1908 इज द डेट ऑफ इनैक्टमेंट, और डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, 1 जनवरी 1990 1909, ठीक है। 1909 1 जनवरी is the date of enforcement and 21st March is the date of enactment. हाँ जी, तो हुआ क्या, सबसे पहले हमारे को सिविल लॉ बनाने की, कोड बनाने की जरूरत क्यों लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत सारे ट्रेड्स करती थी, ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटर करती थी, और बहुत सारी बेसिकली सारे जरूरत जो थी उनको ही लगी एक लॉ, एक फिक्स लॉ लीगल सिस्टम होना चाहिए। हुआ क्या, वो ऑपरेट मेनली कर रहे थे बंगाल से, ठीक है, बंगाल से मेनली ऑपरेट कर रहे थे। उसके बाद बंगाल में ही सबसे 9 सिस्टम चल रहे थे उस टाइम पे लॉ के, बंगाल के अंदर अंदर ही 9 तरह के लॉ के सिस्टम फॉलो करे जा रहे थे। उनको जरूरत लगी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाने की। कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाने के चक्कर में उन्होंने 1859 में एक कमिटी बिठाई विच वॉज हेडेड बाय सर जॉन रोमिली। सर जॉन रोमिली, JOHNROMILY। सर जॉन रोमिली ने 1859 उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया जो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। फिर उसकी अमेंडमेंट हुई 1859 के बाद, उसकी अमेंडमेंट हुई 1877 में, फिर 1882 में, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी सारी अमेंडमेंट्स के बाद भी हमें मजा नहीं आ रहा था, ठीक है, हमें सही नहीं लग रही थी, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लग रही थी। इसके चक्कर में हमने जो अब वाली सीपीसी की कमेटी बिठाई, उस कमेटी को जो हेड किसने किया था, सर अर्ल रिचर्ड्स ने, जिनकी सीपीसी हम अब पढ़ते हैं, वो किसकी बनाई गई है, कमिटी वॉज हेडेड बाय सर अर्ल रिचर्ड्स, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, इसके बाद इस वाली सीपीसी की अमेंडमेंट्स आई कुछ 1951 में। देखो 1909 में ये बन चुकी है, पिक्चर में आ चुकी है, 1908 में रादर आ चुकी है, 1909 में इनफोर्स हो चुकी है। 1951 में इसमें पहली अमेंडमेंट आई, 1956 में इसमें दूसरी अमेंडमेंट आई। बट ये सारी जो अमेंडमेंट्स आ रही थी दीज वर नॉट वेरी वेरी मेजर। तो अगर आपको पेपर में आए स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट कौन सी थी सीपीसी की, 1976 की अमेंडमेंट वाज इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट ऑफ सीपीसी। तो आप देखो, मैंने बोला है 1951 में अमेंडमेंट आई, 1956 में आई, बट दीज वर नॉट वेरी वेरी मेजर। देन केम द अमेंडमेंट ऑफ 1976 व्हिच वी रिगार्ड एज द स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट ऑफ द सीपीसी, ठीक है। दो मेजर अमेंडमेंट्स टेक्निकली अब तक सीपीसी में आई हैं, जिनको सबसे बड़ी माना जाता है, एक तो ये खुद रही जिसको स्ट्रक्चरल बोल दिया, और दूसरी रही 2002 की, ठीक है। जो 2002 की अमेंडमेंट है उसको हम मानते हैं, उसका पर्पस वाज एंटायरली, मोस्ट ऑफ इट वाज बेस्ड ऑन स्पीडी रिड्रेसल, जिसमें हमने टाइम बाउंड करा बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी चीजों का टाइम शॉर्टन करके डाल दिया कि यार इतने टाइम के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट, इतने टाइम के अंदर अंदर इतनी एडजर्नमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेसिकली स्पीडी रिड्रेसल के लिए हम ये वाली अमेंडमेंट को लेकर आए थे 2002 की, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट्स थी, दीज वर सजेस्टेड बाय जस्टिस मालीमत कमिटी, याद रखना है। The amendments were suggested by Justice Malimat Committee, who was basically he was a judge of Kerala High Court, ठीक है। और उसके इस जस्टिस मालिमत कमेटी ने अकेले नहीं ये रेकमेंड करा कि अमेंडमेंट्स करी जाएं, उनके साथ साथ इट वाज कपल्ड विद 129th लॉ कमीशन की रिपोर्ट, 129th लॉ कमीशन की रिपोर्ट प्लस लोकसभा की कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस,
लोकसभा की कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, इन सब ने मिलकर डिसाइड करा कि यार हमें ये वाली फलानी अमेंडमेंट्स चाहिए. जस्टिस मालिमत कमेटी, 129 लॉ कमीशन रिपोर्ट एंड कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस. ठीक है. और ये अमेंडमेंट हमारे पास दो केसेस का एक सेट है, सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वाला, मैं लिख रही हूं बोर्ड पे. दो केसेस का एक इन लैंडमार्क जजमेंट्स का सेट माना जाता है ये, विच इज सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, और दूसरा सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन 2005. सेम. ठीक है. अब हुआ क्या, 2003 में इन अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया गया. ठीक है. और इनकी लेकिन सवाल साथ में इस केस में क्या उठा था 2003 में, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज अमेंडमेंट्स. इनको कहते हैं अमेंडमेंट्स ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. ठीक है. हमारे को अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं. तो ये जो अमेंडमेंट्स करी गई हैं इनऑर्डिनेट डिले को रोकने के लिए, ये हमारे राइट्स को कर्ब कर रही हैं, इसलिए ये अमेंडमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए. ये सवाल था सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन 2003 वाले में. लेकिन 2005 वाले में कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, 2005 में केस में कोर्ट ने यही डिक्लेयर करा कि द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एंड 1976 आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर. दैट्स इट. 2005 और 2003. ठीक है. तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कहां पे डिक्लेयर करा गया, 2005 में. बस इतना याद रखना आपको. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव एक बार स्कीम देख लेते हैं फिर एक्ट की. इस एक्ट की अगर स्कीम की तरफ जाया जाए तो इट हैज its body, it has schedule and it has appendices. It has body, schedule and appendices. इसकी बॉडी में कितने सेक्शंस हैं बताओ. 158 सेक्शंस. शेड्यूल में कितने ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर्स. और अपेंडिसेस कितने हैं, A to H. ठीक है. ये इसका स्कीम है एक्ट का. 158 सेक्शंस, 51 ऑर्डर्स एंड A to H अपेंडिसेस. अब बात आती है बॉडी क्या है, शेड्यूल क्या है, अपेंडिसेस क्या है, और इनकी फर्दर बाइफर्केशन क्यों करी गई थी. ठीक है. यहां तक क्लियर है. ठीक है. बॉडी इज बेसिकली, अच्छा हम जानते हैं पूरी की पूरी सीपीसी प्रोसीजरल है, नाम में लिखा है. लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि यार जो इसका ये वाला हिस्सा है ना वो कम प्रोसीजरल है, अदरवाइज मतलब उसको थोड़ा सा सब्सटैंटिव के छींटे मिलते हैं इसमें से. ये वाले पार्ट में से, पूरी सीपीसी के इतने बड़े पार्ट में से, उसमें से इतना जो बॉडी है वो दिखने में ना सब्सटैंटिव सी लगती है. ठीक है. तो टेक्निकली क्या हम बॉडी को सब्सटैंटिव, अदरवाइज सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द प्रोसीजरल लॉ बोल सकते हैं. हाँ जी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल बॉडी एज अ सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द अदरवाइज प्रोसीजरल लॉ. ये वैसे तो प्रोसीजरल ही है, ये भी प्रोसीजरल ही है, बट सबसे कम प्रोसीजरल है, इसलिए हमने इसको सब्सटैंटिव के ह्यूज एंड कलर्स हमें दिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अप हमारे पास बात आ जाती है कि यार कोई अमेंडमेंट का क्या सीन है, बॉडी की, शेड्यूल की, सब. और शेड्यूल क्या है, शेड्यूल में ना जो सेक्शंस में डिस्कस किया गया है या नहीं किया गया, एक हिंट देके छोड़ दिया गया है उनको. फर्दर एग्जैजरेशन, इलेबोरेशन मिला है जाके शेड्यूल में. और साथ में अपेंडिसेस में हमें सबके फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जितने भी फॉर्म्स होते हैं. प्लेन का क्या तरीका रहेगा जी, मूवी प्रॉपर्टी रिकवर करने का क्या तरीका है, स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के लिए क्या कैसे जाना है, वो सारे तरीके आपको सीपीसी के अपेंडिसेस में ही मिल जाते हैं. इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है यार अमेंडमेंट का क्या सीन है, इनसे पंगा कौन लेगा.
बॉडी से और शेड्यूल से पंगा कौन लेगा, ये पता करने के लिए कि पंगा कौन लेगा, हम एक बार के लिए काम करते हैं। इस पे दूसरे नंबर पे आऊंगी, पहले का काम करते हैं, हम सेक्शन 2 पे जाते हैं। सेक्शन 2 पे गए, सेक्शन 2 में हमने देखा 2(1) जिसमें डिफाइन क्या किया गया है, कोड। कोड इंक्लूड्स रूल्स, कोड इंक्लूड्स रूल्स, मतलब हमारा सीपीसी में रूल्स आते हैं। रूल्स कौन से हैं जो इसके अंदर है, ये बोला गया। अब हमने ये पता करने के लिए हम चले गए 218 पे, 218 पे जाओ, रूल्स, यही है 218 रूल्स है, क्या बोलता है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, याद करना साथ साथ। सबसे पहले जर्नी शुरू करी 2:1 से, 2:1 पे गए, बोल दिया कोड में रूल्स आते हैं, तो मान लिया आते हैं। रूल्स है क्या चीज, ये पता करने के लिए 2:18 पे गए। 2:18 पे जाके देखा, उन्होंने बोल दिया यार रूल्स एक ऐसी चीज है जो शेड्यूल में दिए गए हैं या नए बनाए जाएंगे। कहां पे नए बनाए जा सकते हैं, सेक्शन 122 और 125 में, इन दोनों सेक्शंस में नए बनाए जा रहे हैं, सेक्शन 122 और 125 में। ये दोनों सेक्शंस है क्या, सेक्शन 22, 125 पार्ट 10 ऑफ सीपीसी में इंक्लूडेड हैं। पार्ट 10 ऑफ सीपीसी क्या है, पार्ट 10 बात करता है हाई कोर्ट की पावर की। पूरा पार्ट 10 जो है वो हाई कोर्ट की पावर की बात करता है कि यार ये जो शेड्यूल बना के रख दिया इतना बड़ा, इससे पंगा कौन लेगा, हाई कोर्ट्स लेंगे, ठीक है, इससे पंगा हाई कोर्ट्स लेंगे, ठीक है। और वो वही बात हम पूरे सेक्शन 121 से लेके पार्ट 10 जो है वो है सेक्शन 121 टू 131, सेक्शन 121 से 131 में है पार्ट 10। और ये पार्ट 10 में हम जाके देखेंगे कि यार इन 121 से 131 है, लेकिन नए रूल्स बनाए कहां पे जा रहे हैं, इन दोनों सेक्शन में, सिर्फ 122 में 125 में इनके डेप्थ में जाया जा सकता है। बट मुझे प्रीमियम का कोई खास क्वेश्चन मिला नहीं, इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन अभी बता दूंगी आपको, एक लाइन बता दूंगी, बस वो लिख लेना कि अमेंडमेंट कौन करता है, दैट्स इट। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता है, 121 से 131 में से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने आइडिया दे दिया उसमें है क्या क्या, बस उसमें आपको बता देंगे स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, रूल कमेटी बनाई जाती है, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, अमेंडमेंट करने के लिए, शेड्यूल की अमेंडमेंट करने के लिए कितने कितने लोगों की हामी चाहिए, कितने लोगों की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, कितने टाइम तक चेयरमैन रहता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर क्या होती है, उनके लिए क्या पावर, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है जो हमने अब तक प्री में खास देखी नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा लाइटली लेके चल सकते हैं और हम इसे लास्ट के लिए रख सकते हैं कि कभी अगर हमें लगता है कहीं पे आ जाता तो हम देख लेंगे, अदरवाइज 122 और 125 के अलावा कुछ नहीं आना। और 122 125 को अलग से अगर मैं सेग्रीगेट करके आपको देना चाहूं तो आई वुड से कि यार देखो दो तरह की कोर्ट्स है, एक हाई कोर्ट और एक डीम्ड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो है, पहले 3 हाई कोर्ट थी सिर्फ, हम जानते हैं, ठीक है, बाकी जगह पे डीम्ड हाई कोर्ट थी जिनको हम बोलते थे कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल कमिश्नर, ठीक है, जिनका खुद का कुछ नहीं होता था बट सारा बोरो कर लेती थी, ठीक है। जैसे गोवा ने बॉम्बे करा, बोरो करा था बॉम्बे से, ठीक है, गोवा ने सारा सिस्टम बॉम्बे से बोरो कर लिया था उसकी कोर्ट ने, तो उसकी बन गई थी कोर्ट, डीम्ड हाई कोर्ट बन गई, बोरो करा सिस्टम वहां से, उसके बाद अपने अपने एक्ट्स आ गए तो सबके हिलते गए सिस्टम और नए हाई कोर्ट्स बनते गए, ठीक है। तो डीम्ड हाई कोर्ट के लिए अलग रूल मेकिंग पावर थी 125 में और प्रॉपर हाई कोर्ट्स के लिए रूल मेकिंग पावर थी 122 में, इसलिए इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अदरवाइज 122 और 125 को भी अलग से लिखने की कोई जरूरत थी ही नहीं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं आप चीज, अच्छा ये बॉडी को अमेंड करने की जो पावर है ना, ये वाली बॉडी, क्योंकि हमने देख लिया शेड्यूल को तो अमेंड हाईकोर्ट कर रही है, बॉडी को अमेंड कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। कहां पे लिखा गया है, शेड्यूल 7 जो है हमारा, उसमें एंट्री नंबर 13, शेड्यूल 7 एंट्री नंबर 13 कॉन्करेंट लिस्ट में बॉडी ऑफ सीपीसी का मेंशन है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जाने रूल बना सकते हैं, तो मतलब पार्लियामेंट लेजिस्लेचर पंगे लेता है इससे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो। लेकिन हम जानते हैं कॉन्करेंट का काम क्या है कि अगर सेंटर ने बना दिया तो स्टेट चुप करके बैठ जाती है, इसलिए सेंटर ने बना दिया तो स्टेट चुप करके बैठी हुई है, वरना बॉडी से पंगे लेने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। बस ये चीज आपको प्री में आएगी और इसको याद रखना है, ठीक है। रूल मेकिंग पावर,
इसके बाद हम आ जाते हैं बैरक पे, आ जाओ, प्रियम्बल पे आ जाओ। देखो, प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। अब कंसोलिडेट वर्ड का मतलब क्या होता है? आई हैव मेंशन्ड पहले भी। कंसोलिडेट मींस सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रखना। अगर बिखरी चीजों को एक जगह लाके रख रहे हो तो हमारे चांसेस हैं कि यार ये एक्ट पक्का एग्जॉस्टिव है। सारी चीजों को एक जगह लाके रख रहा है तो पक्का ये चीज एग्जॉस्टिव है। इसके लिए हमारे पास केस था प्रेमनाथ नाहटा वर्सेस चांदी प्रसाद सकारिया, वर्सेस चांदी प्रसाद सकारिया। दिस इज 19 आई डोंट हैव द ईयर यार, छोड़ो, ठीक है, बस इतनी चीज याद रख लो। अब बात आ जाती है यार, इन्होंने वर्ड यूज किया कंसोलिडेट एंड अमेंड। अमेंड किसको करा इन्होंने? 1859 वाला कोड मैंने आपको बताया था, उसको अमेंड। कंसोलिडेट तो करा बिखरी चीजों को सारी, और अमेंड किसको करा? 1859 वाले एक्ट को, कोड को। एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर है। सिविल जुडिकेचर की कोर्ट्स में हम केटर करते हैं सारे मैटर्स, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे वो सिविल नेचर हो, दोनों को ही केटर करा जा रहा है। ठीक है यहां तक? ठीक है, सेक्शन 1 पे आ जाइए, प्रिलिमिनरी के। कंसोलिडेट का मतलब बताया था, कंसोलिडेट का मतलब बताया था, ठीक है। इसमें सीपीसी को लेके स्पेसिफिकली कुछ नहीं था। व्हाट एग्जैक्टली इज कंसोलिडेट वर्ड, जब भी प्रियम्बल में यूज होता है उसका उसका मतलब बताया गया था यहाँ पे प्रेमनाथ नाहटा में, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर 1। अच्छा, कितने पार्ट्स में सीपीसी डिवाइडेड है? मेरे को पार्ट्स कितने हैं, 12 हैं कि 13 है, मुझे बता दो बस। इतना नहीं होने चाहिए। 11 ही है? हाँ जी 11 है, ठीक है। लास्ट मिसलेनियस ही है। 121 से 131 पार्ट 10 हमने देखा अभी, उसके बाद सारा मिसलेनियस है एंड तक, 132 से 158 तक, ठीक है। आ जाओ प्रिलिमिनरी में। पहला इसको कहेंगे क्या पता है, कब फोर्स में आया पता है, 1909 1 जनवरी। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया पता है, ठीक है। जेएंडके पे पहले नहीं लगता था। फिर जेएंडके की शेड्यूल 5 में एंट्री नंबर 8, जेएंडके पीछे ना उन्होंने पता क्या करा था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर, आपको उसकी डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2018 ना 19 आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 उसकी डेट है। उसके उन्होंने क्या करा, उसके पीछे एक शेड्यूल दिया। उस शेड्यूल में ना हमने सारे एक्ट्स डाल दिए कि यार ये हटाने हैं। हुआ क्या, शेड्यूल के पीछे एक लिस्ट लगा दी कि अब ये हमारे पे भी लगेंगे। उसमें एंट्री नंबर 8 जो था वो सीपीसी था, ठीक है। कि शेड्यूल 5 की, उनका शेड्यूल 5 की एंट्री नंबर 8 जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वाज टॉकिंग अबाउट कि सीपीसी अप्लाई होगी अब हमारे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये आएगा आपको, प्लीज इसका ध्यान रखना है कि किस पे नहीं लगती है सीपीसी। प्री का पेट क्वेश्चन है, क्लॉज 313B, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। किस पे नहीं लगती है? स्टेट ऑफ नागालैंड पे नहीं लगती है और ट्राइबल एरियाज पे नहीं लगती है। और साथ में आप देखो, इसको डेट को भी प्लीज याद रखना, आगे चल के आपको एक्सप्लेनेशन में एक डेट मिल रही है 21 जनवरी 1972, उसको याद रखना। पहले ना सारे असम का पार्ट होते थे, सारी ट्राइबल एरियाज, बाद में ये 7 सिस्टर्स बाद में बनी है, ठीक है, और उनमें से ट्राइबल एरियाज भी बाद में बने हैं। पहले सारे असम का ही पार्ट होते थे। 21 जनवरी 1972, बस आपको डेट याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ये शेड्यूल कौन सा शेड्यूल 6 है ना वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में हमारे ट्राइबल एरियाज की लिस्ट दी गई है। वो ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? उन्होंने बोला कहां कहां के ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दैट्स इट।
इन 4 जगह के कुछ ट्राइबल एरियाज की बात करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, इन चारों एरियाज में कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिनको डेजिग्नेट एज ट्राइबल किया गया है। कहां पे डेजिग्नेट किया गया है? शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद आप आ जाइए, प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज आपको इसको याद रखना है, स्टेट ऑफ नागालैंड के नीचे लाइन है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड may by notification in the official gazette extend the provisions of this code or any of them to whole or part of state of Nagaland or such tribal areas। इन्होंने बोल दिया वैसे तो देखो सीपीसी नहीं लगनी इनके ऊपर, नागालैंड पे भी नहीं लगनी, ट्राइबल एरियाज पे भी नहीं लगनी, बट लग सकती है। कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाय कैसे लगा सकती है? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट में तीन वर्ड दिख रहे हैं, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस, इनको प्री के लिए मार्क करके रखेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस अलाउड हैं, ये तीनों मॉडिफिकेशंस अलाउड हैं अगर नागालैंड या ट्राइबल एरियाज अपने ऊपर सीपीसी लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अमनडीवी, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर से निकले हो ताकि पेपर में हमें दिखे तो हम पहचान जाएं। अमनडीवी आइलैंड्स, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, दैट्स इट। ठीक है, इन पे भी सीपीसी जनरली नहीं लगती है, इनके अपने प्रोविजंस हैं, लेकिन जहां पे वो चुप करेंगे वहां पे सीपीसी लगेगी। बस जहां पे इनके अपने प्रोविजन चुप, वहां पे सीपीसी लगेगी, दैट्स इट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अप हम आ गए हैं डेफिनेशन क्लॉज पे, विच इज ऑब्वियसली अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। आ जाओ, 2-1 डन है, 2-1 हमें आता है, हमने देख लिया है, कोड है। 2-2 से हम स्टार्ट हो जाते हैं डिक्री की डेफिनेशन। डिक्री क्या है? डिक्री आप नाम पढ़ोगे तो आप पाओगे यार, शुरू करोगे डेफिनेशन के एसेंशियल्स को बाइफरकेट करना, तोड़ना, तो पहला वर्ड यूज है, इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। यही यूज है, फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज है। मेरे दिमाग में आया यार ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, पर एक ऑर्डर और जजमेंट, इनको साथ साथ देखते हैं, तीन चीजों को साथ देख रहे हैं हम, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट को। ठीक है, जजमेंट कहां पे डिफाइंड है? 2:10 में है कि 9 में है? 9 में है, देखना, 9। और 2:14 है ऑर्डर, देखना। ठीक है, जब आप ऑर्डर पढ़ते हो तो ऑर्डर का पहला वर्ड पढ़ो, फॉर्मल एक्सप्रेशन है ना। तो हमें एक चीज तो समझ आ गई कि डिक्री और ऑर्डर दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं। और एक चीज क्या समझ क्या आई कि जजमेंट फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इतनी समझ आ गई कि यार डिक्री, जजमेंट में ऑब्वियसली जज इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज एंटायर, he can write whatever he whims and according to his own whims and fancies, he can write whatever pleases him। लेकिन when it comes to order and decree, a judge has to be very formal and पिन पॉइंट, मतलब उनको वही चीजें बोलनी है विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप अब आओगे डिक्री के बाकी एसेंशियल। दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल। फर्स्ट एसेंशियल इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। नेक्स्ट, conclusive determination, conclusive determination। next, of matters in controversy। वो बाद में डालूंगी मैं उसे, ये पहला सिर्फ डेफिनेशन के वो बता दो एसेंशियल्स मुझे। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, लास्ट एक और है, होली और पार्शली, ऐसा भी है कुछ, एक वर्ड यूज है, राइट right, अच्छा। कंक्लूसिव डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, और क्या बोला आपने? वो भी नेक्स्ट पार्ट है, एसेंशियल्स। लास्ट इन अ सूट, ऑल और एनी भी तो है, ऑल, ठीक है। अब ये देखो, डिक्री है क्या? सबसे पहला डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसकी जज ने जो अपना दिमाग लगाया उसे एडजुडिकेशन की,
और वो कंक्लूसिव डिटर्मिन करेगी, क्या कंक्लूसिव डिटर्मिन करेगी? पार्टीज के राइट्स को, और साथ में ऑल या एनी राइट्स को, और साथ में डिटर्मिन करेगी ऑल या एनी मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, पूरे के पूरे। इसको हम देखेंगे प्रिलिमिनरी या फाइनल वाली डेफिनेशन में जाके कि व्हाट इज फाइनल डिटर्मिनेशन, व्हाट इज कंक्लूसिव, व्हाट इज पार्शियल डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑल और एनी मतलब सारे भी डिटर्मिन कर सकती है और कुछ भी डिटर्मिन कर सकती है। कौन से मैटर जो कंट्रोवर्सी में है और वो कंट्रोवर्सी सूट से अराइज होनी चाहिए। दीज आर द 7 एसेंशियल्स व्हेन इट कम्स टू योर डिक्री। एसेंशियल्स आते हैं पेपर में, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मतलब आई वॉज रीडिंग एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की बुक, उसमें पहले 10 क्वेश्चन जो थे ना डिक्री की डेफिनेशन के बीच में थे। 10 क्वेश्चन डिक्री की डेफिनेशन से ही नहीं खत्म होते, और सिर्फ डेफिनेशन। अभी डीम्ड डिक्री क्या होती है वो अलग, ठीक है, क्या डिक्री में इंक्लूडेड नहीं होता वो अलग, ठीक है, और क्या फाइनल और प्रिलिमिनरी कैसे होती है, उनके केस लॉज क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ अलग अलग होता है अभी। तो डिक्री की डेफिनेशन को टेक्निकली हम कम से कम भी 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में कर दी मैंने, सपोजिबली हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिक्री, फर्स्ट हाफ नहीं, 1/4 हाफ 1/4 पार्ट ऑफ द डिक्री, इसकी डेफिनेशन के एसेंशियल्स। सेकेंड चीज आ जाती है हमारी कि व्हाट इज इंक्लूडेड, डीम्ड डिक्री क्या है, किसको हम मानते हैं डिक्री। दो चीजों को, ठीक है, 2 आर है, एक है रिजेक्शन और एक है रेस्टिट्यूशन। 2 आर्स हैं डीम्ड डिक्री, एक है रेस्टिट्यूशन और एक है रिजेक्शन। रेस्टिट्यूशन कहां पे डिस्कस किया गया है? सेक्शन 144 है ना, 144 सीपीसी में। रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली रेस्टोरेशन ओनली, ठीक है, रेस्टिट्यूशन जैसे था वैसा कर दो। जैसे हम कहते हैं सिविल लॉ जो है ना वो सारा इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन रेस्टिट्यूशन इन इंटेग्रम, जैसा था वैसा का वैसा कर दो। तो रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली रेस्टोरेशन ऑफ व्हाट वाज गिवन, गिव एंड टेक बेसिकली। देन वी हैव रिजेक्शन, तो हम मानते हैं कि ये दोनों डीम्ड डिक्री हैं अगर अपील पेंट रिजेक्ट हो गई है, प्रोवाइडेड it is rejected on material grounds, it is deemed to be a decree. Next up we have what is not a decree, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, डिक्री की डेफिनेशन कार्ड। डिक्री की डेफिनेशन का थर्ड पार्ट हो गया व्हाट इज नॉट ए डिक्री। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पहला अपीलेबल ऑर्डर्स, क्योंकि हम जानते हैं सभी ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं, कुछ ही ऑर्डर अपीलेबल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे को शक्ल, अगर हमें डिक्री पहचाननी हो, सोचो डिक्री और ऑर्डर में कोई फर्क नहीं बचेगा। अब एक चीज समझना, मैं कोई और चीज बताने लगी हूं, ध्यान से सुनना। डिक्री हमने डिक्री के लिए पता लगाने का तरीका क्या लगा लिया, डिक्री तो पक्का अपीलेबल होती है, एक तो फॉर्मल है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, और फाइनल डिटर्मिनेशन कर रही है, ये करा ना हमने। डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फाइनल डिटर्मिनेशन कर रही है, और साथ में अपीलेबल है, ठीक है। अब आपके सामने एक ऑर्डर आके खड़ा हो गया, ऑर्डर ऐसा आके खड़ा हो गया, आपको लगता है कि ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिटर्मिनेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर फाइनल, ऑर्डर ऑल्सो फाइनली डिटर्मिन, ठीक है। अगर आपको सोचो आपके पास एक ऐसा ऑर्डर आके खड़ा हो गया जो फॉर्मल भी है, जो फाइनल डिटर्मिनेशन भी कर रहा है, और जो अपीलेबल भी है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। फर्क कैसे पता लगेगा, कोई बता सकता है? आपके पास 2 चीजें खड़ी हैं, इसकी शक्ल ऑर्डर की है, इसकी शक्ल डिक्री की, आपको नहीं पता किसकी शक्ल क्या है, आप कैसे पहचानोगे? लेकिन एसेंशियल्स में, हाँ, कंट्रोवर्सी में मैटर भी डिटरमिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ऑर्डर में भी। फाइनल डिटर्मिनेशन हो रही है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रही है, पार्टी के राइट्स डिटर्मिन हो रहे हैं, ऑल और एनी हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है, और इन सूट भी है। क्या बचा? एक ट्रिक होती है इसकी, वो ट्रिक क्या होती है कि हमेशा डिक्री आपके सब्सटैंटिव राइट्स के पंगा ले रही होगी, और ये आपके प्रोसीजरल राइट से पंगा लेगी, बस यही कैच है इसका, ठीक है, कि डिक्री हमेशा आपके सब्सटैंटिव राइट्स से पंगा ले रही होगी, और ऑर्डर आपके हमेशा प्रोसीजरल राइट से पंगा लेगा। अरेस्ट करना है, प्रॉपर्टी अटैच करनी है, सारा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब हम ही थे यहाँ पे, व्हाट इज नॉट अ डिक्री। नॉट अ डिक्री में पहली चीज हमने देख ली, अपीलेबल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज। अपीलेबल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज, है ना। अपील, क्योंकि सभी डिक्रीज
सभी ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं होते, जो हैं वो ऑर्डर 43 में दिए गए हैं और साथ में कुछ दिए गए हैं सेक्शन 104 में, तो कुछ में है 104 में। प्लीज मुझे 104 की हेडिंग बता दी जाए। ऑर्डर फ्रॉम विच, ठीक है, सही है। तो सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43, ठीक है। ये दोनों बात करते हैं अपीलेबल ऑर्डर्स की। इनको हम डिक्री नहीं मानते क्योंकि है ही नहीं यार, शक्ल तो मिल रही है बट है नहीं है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। सेकंड चीज आगे डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, जिसको हम डिक्री नहीं मानते हैं। फोर्थ पार्ट, अगर मैं डिक्री की डेफिनेशन का लूं, अभी डिसमिसल वगैरह हम सारा जाके ऑर्डर्स में जाके डिटेल में देखेंगे कि डिसमिस क्यों होती है, एक्स पार्टी क्या होती है, दूसरा डिसमिसल प्रॉपर वर्ड क्या है, और दूसरी पार्टी एक्स पार्टी होता है दूसरे एंड से। वो सारी चीज हम जाके आगे चल के देखेंगे, अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑर्डर 9 में जाके देखेंगे। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं सेक्शन पार्ट 4 पे। पार्ट 4 बात कर रहा है डिक्री कितने तरह की हो सकती है। आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्ट 4 है, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी पार्ट 4 का हिस्सा है। मैं क्या डालने लगी हूं कि टाइप्स, टाइप्स कैसे, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, हाउ, लेट अस सी। इसके ना कुछ कुछ आपको ऑर्डर्स हैं जो मुझे, रूल्स हैं जो मुझे याद नहीं है, रूल्स में देख के लिखा दूंगी अभी, केस लॉज में देख के लिखा दूंगी, ठीक है। जो जो चीजें मुझे लाइक दिमाग में फिट है वो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, ओके। हम प्रिलिमिनरी डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है यार, ये हमने देखा कि एक डिग्री जो है वो एडजुडिकेशन है। तो अभी तो हमने वर्ड पढ़ा ना, फाइनल ऑफ ऑल और एनी, ऑल और एनी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ना दो ही ऑर्डर्स हैं, दो ऑर्डर्स कौन से हैं, ऑर्डर नंबर 35 एंड ऑर्डर नंबर 29, यार जिसमें प्रिलिमिनरी डिग्रीज पास हो रही है बहुत सारी। 20 में ही है, हाँ 20 में ही है, 20 में है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट 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 राइट। 20 में रूल नंबर 13 से लेके 18 तक, एक्सेप्ट 17, यस। देख लो प्लीज, मैं आपको देख के कंफर्म ही कर देती हूँ, 12 से लेके 18 है ये। आपको लिखना है प्रिलिमिनरी डिग्रीज कहां कहां पास होती हैं। तो एक तो है ऑर्डर 20 रूल 12 से 18 एक्सेप्ट रूल 17, और दूसरा है 34 का, ऑर्डर 34 का रूल 2, रूल 7 एंड रूल 4। इट इज ये जगह है जहां पे प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती हैं। प्रिलिमिनरी डिग्री होती क्या है मैं बता दूंगी, आप लिख लो प्लीज। प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है ऑर्डर 20 रूल 12 से लेकर 18 तक, एक्सेप्ट 17, और दूसरा ऑर्डर 34 रूल 2, 4 और 7। अब देखो है क्या, अब प्रिलिमिनरी डिग्री लाने का मकसद क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। हुआ क्या, मैं कोर्ट में गई पॉजिटिवली पार्टीशन के लिए, मैं सब कोर्ट में पार्टीशन के लिए गई। कोर्ट ने बोला कि यार 50-50 तुम्हारा बनता है, 50-50 कर देता हूँ। अब मैंने बोला नहीं सर मेरा 40 बनता है और उसका 60 बनता है, सपोजिटली मैंने बोला सर मेरा 40 और इसका 60 बनता है। तो कोर्ट पहले मीट्स एंड बाउंड्स के हिसाब से आपकी पार्टीशन करेगी, उसके बाद आपको अलॉट करेगी 40-60 बनता है जितना बनता है। पहले पहले प्रिलिमिनरी डिग्री आएगी कि बनता कितना है, पहले ये तो डिटर्मिन करो 40-60 देना है कि 50-50 देना है। उसके बाद फाइनल डिग्री में आपका बीट्स एंड बाउंड्स के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा और ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ठीक है। तो टेक्निकली मोस्ट ऑफ द पार्टीशन रिलेटेड डिग्रीज आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लेके, पार्टीशन को लेके, अकाउंट्स को लेके, इन सब को लेके प्रिलिमिनरी डिग्रीज आती हैं। और 34 डील करता है मॉर्गेज और इंडिजेंट वाले मैटर्स, इंडिजेंट वाले मैटर्स है ना 34,
इंडिजेंट ही है क्योंकि मॉर्गेज इंडिजेंट है। हाँ, 34 मॉर्गेज है क्या? मॉर्गेज थोड़ी है। पता नहीं। मॉर्गेज मॉर्गेज ही है। और 34। ठीक है। तो मॉर्गेज के कुछ मैटर्स को लेके और बाकी व्हाट डू यू कॉल इट, पार्टीशन वगैरह के मैटर्स को लेके जनरली प्रिलिमिनरी डिक्रीज आती हैं, जिसमें पहले हमने कुछ और डिटरमिन करना है और उसके बेसिस पे फाइनल डिक्री बनानी है। तो इनमें एक चीज क्या प्रॉब्लम रहता है कि अगर आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री सही नहीं है तो आपकी फाइनल डिक्री विल आल्सो फॉल ऑन इट्स फेस, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिक्री इज द बेस जिसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर फाइनल डिक्री का खड़ा होना होता है। ठीक है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि क्या एक केस में मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्रीज आ सकती हैं? प्री का क्वेश्चन है, द आंसर इज यस। मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्रीज एक केस में आ सकती हैं। मैंने आपका हिस्सा अलग निकाला, शांतम का अलग निकाला, इनका अलग निकाला, सबके 3-4 डिग्रीज है कि उस बेसिस पे मैंने एक फाइनल डिग्री बनानी है। द आंसर इज यस। ठीक है। तो कैन अ डिग्री भी पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल? हाँ जी, हो सकती है सर। इसको पोजेशन तो दे ही दो, बट इसका टाइटल का काम चलाते रहते हैं। ठीक है। एनीथिंग लाइक दैट जिसमें आधी चीज आपको पक्की दे दी गई है और आधी चीज अभी डिटरमिन होनी है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सपोजिटली मैंने मांगा सर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स, कोर्ट ने बोला पोजेशन तो दो, मीन प्रॉफिट पे डिसाइड कर लेते हैं। पोजेशन दे दी। ठीक है। तो पोजेशन का सूट तो फाइनल हो गया, पार्टली फाइनल। और पार्टली प्रिलिमिनरी कौन सा? क्योंकि मीन प्रॉफिट भी डिटरमिन होने हैं। ठीक है। तो पार्टली प्रिलिमिनरी होगी। एक डिग्री दोनों भी हो सकती है, एक एक भी हो सकती है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट सेक्शन नंबर 2। 2 में इतना ही है। आपको केस लॉ दे देती हूँ 2 के, प्लीज लिख लीजिए। असेंशियल्स ऑफ डिग्री के लिए अगर आपको कोई, अगर हम एडीए के पैटर्न को ध्यान में रख के देखा जाए तो वहां पे कोई भी फालतू केस लॉस हम जानते हैं, है ना। ईडी के पैटर्न में बहुत सारे फालतू केस लॉस थे, हमने उस दिन भी बात करी थी इस बारे में कि हमें अगर या तो नहीं हो सकते इतने, ना ही आई वुड नॉर वुड आई प्रमोट एंड प्रोपोगेट, बट नजर से निकले होंगे तो पेपर में जाके पहचान पाएंगे। इसलिए एक बार लिख लेना 4-5 केस लॉस, अभी एसेंशियल्स की 4-5 केस लॉस देने लगी हूँ पहले, ताकि आप पेपर में जाके देखो तो आपको लगे यार ये तो जानता था मैं, ये एसेंशियल्स का था कभी, बस दैट्स इट। ठीक है। लिख लीजिए स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज राज सिंह। एसेंशियल्स के हैं, एसेंशियल्स ऑफ डिग्री। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज राज सिंह, 1996 सुप्रीम कोर्ट। Then we have R. Chetiyar, R. Chetiyar versus Sivaraman, 1999 Supreme Court. Mangalu Ram versus Surendra Singh, Mangalu Ram versus Surendra Singh, 2011 Supreme Court. And Satnam Singh versus Surinder Kaur, Satnam Singh versus Surinder Kaur, 2009 Supreme Court. Uh, 1996। इनमें एसेंशियल्स क्या बोलेगे कि भाई ग्रेडेड सुन लो, आपको पता ही है कि पहला सिविल नेचर ने दिया होना चाहिए, सूट में दिया होना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, एडजुडिकेशन होनी चाहिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, राइट्स ऑफ द पार्टीज, ऑल और एनी मैटर्स, और मैटर्स कंट्रोवर्सी में होने चाहिए। बस यही चीजें सारी एक्सप्लेन करी गई है इन सब केसेस में। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाँ जी, एक डिग्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। ये बात कौन सी केस में कही गई थी? वी हैव डी वेंकटा राव वर्सेस आर सत्याभाई, वर्सेस आर सत्या भाई,
2003 सुप्रीम कोर्ट, 2003, जिसमें बोला गया प्रिलिमिनरी और फाइनल होती है तो प्रिलिमिनरी बेस होता है फाइनल का, जिसके ऊपर फाइनल का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ये है वो केस, ठीक है। प्रिलिमिनरी डिपेंडेंट, फाइनल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रिलिमिनरी। एक और केस लिख लीजिए प्रिलिमिनरी फाइनल का, कामिनी देवी, कामिनी देवी वर्सेस पी एन मुखर्जी, कामिनी देवी वर्सेस पी एन मुखर्जी 1927 प्रिवी काउंसिल। और कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री, इसका केस लो लिख लो कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री आ सकती है, इसका केस लो लिखो। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, PHOLL वाला, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल 1967 सुप्रीम कोर्ट, मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री वाला। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल 1967 सुप्रीम कोर्ट। और अगर कहीं आपको दिख जाए कि कौन कौन से तरह की डिग्री होती है, भैया हमारे पास कॉम्प्रोमाइज डिग्री का कॉन्सेप्ट है, कंटेस्टेड डिग्री का कॉन्सेप्ट है, और या मेनली तो यही दो हैं। एक्स पार्टी डिग्री आप जानते हो, बस दैट्स इट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिग्रीज। ये चल के आगे चढ़ के बताऊंगी वैसे मैं, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले यार एक्स पार्टी डिग्री डिग्री है एक्चुअली, हाँ जी डिग्री है, सेक्शन 96 में उसको डिग्री डिक्लेयर करा गया और अपीलेबल ऊपर से, ठीक है। और एक्स पार्टी डिग्री का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन्वोक करके, हम क्या करें कहाँ जाए, डॉक्ट्रिन नेसेसिटी इन्वोक करके एक्स पार्टी डिग्री का कॉन्सेप्ट डाला गया था। और कॉम्प्रोमाइज डिग्री में क्या कॉम्प्रोमाइज इन लाइक पार्टीज आपस में करके बाद में कोर्ट में आ सकती हैं, हाँ जी आ सकती हैं, रामानारंग करके केस था, कोर्ट बाहर कॉम्प्रोमाइज करके कोर्ट में आकर अपना डिक्लेरेशन डिग्री कोर्ट से लिखवा सकती हैं, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री का केस लॉ लिख लो, समझ आ चुका डिफरेंस डिग्री और ऑर्डर में, वो केस लॉ लिख लो। रतन सिंह इंपॉर्टेंट है दोनों केस लॉज, रतन सिंह वर्सेस विजय सिंह, रतन सिंह वर्सेस विजय सिंह 2001 सुप्रीम कोर्ट। देन वी हैव परमजीत सिंह वर्सेस ICDS लिमिटेड, वर्सेस ICDS लिमिटेड, ICDS 2007 सुप्रीम कोर्ट। एक और मेजर फर्क क्या है कि ऑर्डर कभी प्रिलिमिनरी या फाइनली होता, डिग्री होती है। जजमेंट भी हो गई, ठीक है। अगर आपको कोई कहीं दिख जाए पेपर में एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेंशियल्स ऑफ जजमेंट क्या है, तो पहला तो कंसाई हाँ हाँ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जजमेंट, तो आप लिखेंगे जजमेंट में इट मस्ट बी अ कंसाइज स्टेटमेंट। देन आप लिखेंगे पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होने चाहिए, हर पॉइंट का आगे डिसीजन होना चाहिए, और फाइनल रीजन होने चाहिए हर डिसीजन, ठीक है। ये बातें कहाँ कही हैं, ऑर्डर 20 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जाके आपको दिख जाएंगी, ऑर्डर 20 में जब जजमेंट और डिक्री वाला ऑर्डर 20 का रूल 4 शायद जाके ये सारी बातें बता देगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है कि रीजनिंग इज द रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंक्लूजन, ये मेंस में आ जाती है,
ठीक है, इसमें आपको जजमेंट और ऑर्डर में जजमेंट के बारे में थोड़ा बताना पड़ता है, दैट्स इट। 5 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में रीजनिंग इज द रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंक्लूजन। या फिर लाइन नहीं आ जाती रीजन, एक वो भी तो होती है ना एक लाइन हार्ट बीट और सोल वाली, अगर आपको याद हो कि रीजन इज द हार्ट बीट, पता नहीं ऐसे करके एक लाइन होती है। लेट मी जस्ट फाइंड, अगर मैंने कहीं पे लिखी हो तो। नहीं, आई डोंट हैव इट। एनीवे, रीजनिंग इज द हार्ट बीट ऑफ जजमेंट एंड जस्ट होते ठीक है, बस ठीक है। रीजनिंग इज द हार्ट बीट ऑफ जजमेंट, याद रखना है, पेपर में दी जाए। इसके बाद आप आ जाइए। अच्छा, जजमेंट्स कितने तरह के होते हैं बाद में? जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम होता है। जजमेंट इन रेम क्या होती है? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जजमेंट इन पर्सोनम इज पर्सनल इन नेचर, ठीक है। और ये बात कहां पे बताई गई थी? जजमेंट इन रेम और पर्सोनम का केस लॉ लिख लो, एस विजया रामा राजू, एस विजया रामा राजू विजया रामा राजू वर्सेस एन जया राजू वर्सेस एन जया राजू 2006 सुप्रीम कोर्ट की। जजमेंट इन रेम क्या होती है, जजमेंट इन रेम पर्सोनम क्या होती है, वो बताए गए हैं। और हम मानते हैं कि जजमेंट इन रेम जो है ना, वो एक एक्सेप्शन है। हम जजमेंट मानते हैं जजमेंट एक इंसान के अगेंस्ट ही होती है, लेकिन जो जजमेंट इन रेम है वो एक एक्सेप्शन है इस प्रिंसिपल का कि जजमेंट एक इंसान के अगेंस्ट होती है, क्योंकि जजमेंट इन रेम पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, ठीक है। okay. अगर आपको पेपर में आ जाए जजमेंट सब साइलेंशियो का क्या मतलब है, जजमेंट सब साइलेंशियो जैसी टर्म्स आ जाती होती हैं, कुछ नहीं है इसका मतलब, जिसमें जब कोर्ट ने एक चीज का जवाब नहीं दिया, साइलेंट रह गया, साइलेंशियो इन लेमिनी, यस, ठीक है। कुछ चीज का जवाब ही नहीं दिया, अच्छा कोई पॉइंट इग्नोर कर दिया, इस जजमेंट सब साइलेंशियो। एक होती है जजमेंट पर इंक्यूरियम, पर इंक्यूरियम का क्या मतलब है? केयरलेसनेस। हाँ हाँ, एग्जैक्टली केयरलेसनेस, ठीक है। पर इंक्यूरियम, PERINCURIAM। नेक्स्ट हम एक सेकंड के देख लेते हैं, जजमेंट डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर, क्योंकि हमने डिक्री भी देख लिया, जजमेंट भी देख लिया। तो आ जाओ एक बार डिक्री होल्डर 2-3 पे आ जाओ। डिक्री होल्डर मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। प्री का पेट क्वेश्चन यही है कि हम कंफ्यूज, हमें लगता है डिक्री होल्डर्स के फेवर में सिर्फ डिक्री आती है, जिसके फेवर में ऑर्डर आया ना वो भी डिक्री होल्डर ही है, बस ये चीज याद रखनी है आपको, दैट्स इट, ठीक है। प्री में उसके बाद आ जाइए जजमेंट डेटर पे, 2-10 पे। जजमेंट डेटर मींस एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। उल्टी चीजें इसलिए साथ पढ़ ली हमने, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, इसमें केस लॉ लिख लो आप डिक्री होल्डर का। और एक और चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, प्रिलिमिनरी केस लॉ रहने दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज याद आपको क्या रखनी है कि क्या एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर बन जाता है? तब तक नहीं बनता जब तक उसने प्लीड ना किया जाए, ये चीज आपको याद रखनी है प्रिलिमिनरी के लिए। क्या एक गार्निशी जगह पे हो सकता है डिक्री होल्ड जजमेंट डेटर की? हाँ जी, अगर कोर्ट ने गार्निशी को ही बोल दिया पैसे दे इसको सीधा, गार्निशी ऑर्डर दे दिया ना कोर्ट ने, गार्निशी इज डेटर ऑफ द जजमेंट डेटर, है ना। अगर कोर्ट ने सीधा उसको ही बोल दिया सीधे पैसे देने के लिए मुझे, तो वो मेरा जजमेंट डेटर बन गया सीधा, तो हो सकता है गार्निशी, हाँ जी हो सकता है। क्या एक श्योरिटी जजमेंट डेटर की जगह पे हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, इसने मेरी श्योरिटी ली थी, अब मैंने कांड कर दिए, तो क्या श्योरिटी जजमेंट डेटर की जगह शूज ले सकता है, शूज में स्टेप इन कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, ठीक है, ओके। अगर मैं पार्टी टू द सूट हूं बट मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं आया, क्या मैं जजमेंट डेटर हूं? मैं पार्टी टू द सूट थी, मैं आपके आप मतलब आप दोनों मेरे अगेंस्ट है नहीं, मैं आप दोनों के अगेंस्ट गई थी, बट कोर्ट ने शांतम के अगेंस्ट तो डिग्री पास कर दी, आपके अगेंस्ट नहीं करी है कुछ भी पास, तो क्या आप जजमेंट डेटर हुए? नो, ठीक है, ओके। और एक चीज और आपको याद रखनी है, वेयर अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज पास्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास हुई है, ठीक है। सच अ डिग्री इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन बोथ बाय प्लेंटिफ एज वेल एज बाय द डिफेंडेंट एंड आइदर ऑफ द पार्टी इज अ डिग्री होल्डर,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को जो डिक्री होती है वो दोनों पार्टीज एग्जीक्यूट करवा सकती हैं और दोनों की दोनों ही यहाँ पे डिक्री होल्डर की जगह ले लेती हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहां से आई विल स्टार्ट टुमारो, टुमारो नहीं, डे आफ्टर। एंड या यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड इतनी नोटबुक मेरी। ठीक है, हो जाएगा 10 दिन में 10 लेक्चर्स। और सुनो मेरी बात, इज इट क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? व्हाट हेल्ड इट, नहीं, प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री को डिस्कस किया गया था रजे कामिनी देवी में।